जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, बता दूं कि ये सेट आपको डेली शाम 7 बजे इसी चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे यह होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी में आपके 20 जो है मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 आपके रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, 20 आपके हिंदी के और इंग्लिश के होते हैं। आप पेपर जो है सिलेक्ट करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश करते हैं तो 20 नंबर आपका इंग्लिश का होता है, और अगर हिंदी करते हैं तो 20 नंबर आपका हिंदी का होता है। और 20 नंबर दोस्तों आपका जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके के होते हैं। यानी कि टोटल दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स आपका 160 होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही 20 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, लास्ट में आपका स्कोर भी बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों, हमने ये जो प्रश्न लिया है, ये प्रश्न आपके दोस्तों 2025 में आ चुके प्रश्न हैं, यानी कि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है। तो दोस्तों, हमने सेट में से प्रश्न को उठाया है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है आपका मैथ का प्रश्न। इससे पहले दोस्तों आपका 20 जो प्रश्न थे वो आपके दोस्तों जीएस के थे, यानी कि जीके जीएस के थे, और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे। इसके बाद दोस्तों आपका ये 41 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है मैथ, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? यानी कि आपसे रेट पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको पहले आपको लिख लेना है। बोला गया किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। तो आपके क्वेश्चन में दोस्तों टाइम दे दिया गया है। टाइम दोस्तों कितना दिया गया है? 5 ईयर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 ईयर। अब दोस्तों बोला गया है कि जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि जो एसआई है, वो दोस्तों धनराशि का कितना है? तो वह धनराशि हम दोस्तों पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल। तो दोस्तों प्रिंसिपल का 2/5 है। कितना है? 2/5 है। अब दोस्तों यहाँ से अब आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर डिवाइड में है, तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई एसआई लिख सकते हैं। और दोस्तों इधर हम क्या लिख सकते हैं? पी मल्टीप्लाई 2। अब दोस्तों एसआई और प्रिंसिपल के बीच हम रेशियो निकाल लेंगे। तो आप दोस्तों एसआई बटा में पी, जब इस तरीके से मल्टीप्लाई हो तो मान बदल जाता है, यानी कि एसआई का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और प्रिंसिपल का मान 5 हो जाएगा। अब दोस्तों आप रेट निकाल लीजिए। एसआई का फार्मूला आप सभी को पता होगा, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा में 100। क्या होता है? पीआरटी बटा में 100। आपको फार्मूला पता होगा। पी से होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और बटा में 100। ये फार्मूला आप रख लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। एसआई का मान आप सभी को पता है कितना है? 2 है। इसके बाद प्रिंसिपल कितना है? 5 है। हमको आर निकालना है, तो आर के जगह पे हम आर ही रहने देते हैं। और दोस्तों टी टाइम आपको पता है कितना दिया गया है? 5 ईयर दिया गया है, तो 5 और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 5 में गुना करेंगे ऊपर तो 25, और 25 से डायरेक्ट आप इसको काट देंगे 4 बार में, और ये डिवाइड में तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 दूना का 8। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि आर का जो मान आ गया वो दोस्तों कितना आ गया? 8% आ गया। 8% कौन सा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 42 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य जो है आपका 3000 रुपये हैं। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया गया 6 पेन, तो हम लिख लेते हैं कि 6 पेन खरीदा। कितना खरीदा? 6 पेन खरीदा, यानी कि 6p। और दोस्तों सबसे पहले नोटबुक खरीदा है। क्या खरीदा है? 3 नोटबुक खरीदा है, तो हम लिख लेते हैं 3n। कितना? 3n। अब दोस्तों इसके अलावा क्या खरीदा है? तो 6 आपके
पेन खरीदे हैं, या तो लिख लेते हैं 6P, और दोनों का भुगतान कितना करना पड़ रहा है तो 3000, कितना 3000 रुपये भुगतान करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 3000 कर लेते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि उतने ही रुपए में, यानी कि यही 3000 रुपये में एक नोटबुक खरीदता है, यानी कि 1N और प्लस में कितना 12 पेन, कितना 12 पेन खरीद सकता है, कितने रुपए में तो उतना ही पैसे में, यानी कि 3000 रुपये में। तो आपसे क्या पूछा गया है कि अगर हम 15 पेन खरीदना चाहते हैं तो उसे कितना रुपए भुगतान करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो दोस्तों हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक टर्म को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 3N, क्या हो जाएगा 3N, और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा 6P, क्या हो जाएगा 6P, और बराबर में दोस्तों इधर हो जाएगा कितना 3000, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3N, क्या हो जाएगा 3N, और प्लस में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36P, कितना हो जाएगा 36P, और 3 में गुना करेंगे 3 तरीका 9000 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस। अब दोस्तों ये प्लस माइनस आपका कट गया। अब 6P में से 36P घटाएंगे, क्या हो जाएगा 6P में से अगर हम 36P को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 में से 36 घटाएंगे तो 30P, क्या आ जाएगा 30P, और इधर दोस्तों 3000 में से अगर आप 9000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6000, क्या आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा। और दोनों तरफ से माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि हम छोटा में से घटा रहे हैं, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया। तो 3P बराबर कितना हो गया 600, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 200 बार में, यानी कि एक पेन का कीमत आपके पास आ गया कितना 200 रुपये। और कितना पेन खरीदना है 15 पेन, तो 15 पेन के लिए कितना भुगतान करना होगा, तो 200 गुने 15 कर देंगे, 200 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। 3000 देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 43 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाती है, हटाई गई संख्या कितनी है। तो दोस्तों बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो टोटल हम योग निकाल लेंगे कैसे, तो 5 × 32। तो दोस्तों टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 32 बचे होता है 160, कितना होता है 160। अब बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाती है, तो पहले संख्या 5 था, अब एक हटा दिया गया तो अब संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दोस्तों ये औसत कितना हो जाता है 28 हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम गुना करके योग निकाल लेंगे, 8 चौका 32 का 2 हासिल हो जाएगा 3, 4 दूना 8 और 3 11। तो आपसे पूछा गया पांचवा संख्या क्या होगा, तो 5 में से हम 4 संख्या को निकाल देंगे तो एक संख्या का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 160 में से 112 को घटा देंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48, यानी कि वह संख्या क्या है 48, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, प्रश्न दिया गया है कि यदि 72 जिंदसाज 720 पुस्तक की जिंदबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 640 पुस्तकों की जिंदबंदी करने के लिए कितना जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। जिल्द साजों मतलब जो पुस्तक को जो मढ़ते हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आपको वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों आप वही फार्मूला निकाल लेंगे, कैसे, यदि 72 जिंद साज है, कितने हैं 72 जिंद साज है, और वो दोस्तों 22 दिनों तक में कितना वर्क कर सकते हैं, तो टोटल दोस्तों 720 वर्क कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले पर दोस्तों आप इसे पुट करेंगे। इसके बाद दोस्तों बराबर में, अब दोस्तों आपका यहाँ पे जिल्द साज नहीं दिया गया, आपसे पूछा गया है जिल्द साजों की आवश्यकता कितनी होगी, तो हम x मान लेते हैं, कितना x मान लेते हैं, और दिन को यहाँ पे लिखते हैं 12 डे, और नीचे में दोस्तों कितना काम करवाना है, तो 660 पुस्तकों का काम करवाना है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 12 छक हो जाएगा 72, और यहाँ से अगर आप देखेंगे
तो 6 से इसको काटेंगे तो एक बार में 6, 6 दूना का 12, 120 बार में। अब दोस्तों हम यहाँ से काटेंगे तो 10 से 10 आपका कट जाएगा। अब हो जाएगा दोस्तों 22 गुने 66 बटा में 12। तो ये यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 2 छक्का और 2 से इसको काटेंगे 11 बार में। अब इसको दोस्तों 6 से काटेंगे तो 11 बार में। तो 11 11 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का मान कितना आ जाएगा 121 डेज, यानी कि 121 जिल्द साजों की आवश्यकता होगी जो कि 12 दिन में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी कर सकेंगे। तो 121 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 45 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? PQR के बीच 8400 रुपये की क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है तो R का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे दोस्तों 3 लोगों को बीच बांटा गया है। एक आपका P है और एक आपका Q है और एक आपका यहाँ पे R है। अब दोस्तों इसका रेशियो दिया गया है, किस रेशियो में बांटा गया है? तो 2/3 कितना? 2/3 रेशियो। अब दोस्तों 3 और रेशियो 1/3 के रेशियो में बांटा गया है। तो दोस्तों ये आपका हम इसको सबसे पहले सिंपल रेशियो में लेकर आते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं कि हम नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। तो 3 1 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3। तो सभी में क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों अगर आप 3 से 3 भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, यानी कि P का रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ 1 से भाग करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो दोस्तों Q का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और वैसे ही 3 से 3 आपका एक बार में कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1। यानी कि दोस्तों रेशियो आपका सिंपल आ गया, 2:9:1 में बांटा गया है कुल रुपया। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे कुल रुपया कितना हो रहा है। तो 9 2 11 1 12 हो रहा है। कितना हो रहा है? 12। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 8400 रुपये को बांटा गया है, यानी कि इसी 12 यूनिट का मान आपके पास दिया गया है 8400 रुपये। और आपसे पूछा क्या गया है कि R का हिस्सा बताइए। तो PQR यानी कि 1 यूनिट का मान आप सभी से पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ से भाग करेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा? तो 12 सते 84 यानी कि 700 बार में। यानी कि दोस्तों आपके पास निकल कर आ गया R का हिस्सा कितना है? 700 रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 46 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा? तो दोस्तों किसी संख्या का दिया गया, हमको संख्या नहीं पता है तो संख्या को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और x का 20%, तो x का 20% का बट्टा मान होता है 1/5। फिर का है तो का मतलब गुना। 25% का बट्टा मान होता है 1/4। कितना है? 250 के बराबर, यानी कि 250 के बराबर है। अब दोस्तों बोला गया उस संख्या का 35% क्या होगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगा उसी का दोस्तों 35% निकाल देना है। तो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 में गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। और 20 और 250 में गुना करेंगे तो 250 गुने 20 दोस्तों कितना हो जाएगा? 5000। यानी कि वह संख्या कितना है? 5000 है। कितना है? 5000। और इसी 5000 का दोस्तों कितना निकाल देना है? तो 35%। यहाँ पर बोला गया है कि उस संख्या का जो है 35% कितना होगा, तो इसी का 35% आप निकाल दीजिए। 35 बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब 35 बचे दोस्तों होता है 175। कितना होता है? 175 और 1 0 आपका ये बैठ गया, यानी कि 1750% जो है हो जाएगा, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 47 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? बोला गया कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक चॉकलेट समान संख्या मिले। तो समान संख्या जब चॉकलेट मिले तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको 1003 और 2703 का क्या कर देना है? HCF निकाल देना है। तो दोस्तों अगर आप ये दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF निकालने का 2 तरीका है। या तो दोस्तों आप इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 1003 से आप दोस्तों क्या कीजिए 2703 में भाग करके भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, आपको ऑप्शन से अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि कौन से ऑप्शन से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? तो आपका आंसर आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा? 17। तो दोस्तों 17 इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप 17 से डिवाइड करेंगे, दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप दोनों का HCF निकाल
सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया डिवाइड विधि यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 48 दिया गया है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये हैं। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों 25% जो है लाभ हुआ है, क्या हुआ है 25% लाभ हुआ है, तो हम दोस्तों बोल सकते हैं कि 125% लाभ हुआ है, यानी कि 125 का सामान बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना का बेचा है सामान, तो 6,875 का सामान बेचा है। आपसे पूछा है मेज का क्रय मूल्य, तो मेज हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य 100% होता है, यानी कि दोस्तों 100% का मान आप सभी से पूछा गया है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना का 10, 50 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक बार में यहाँ पे 1 बचेगा, 5 तिया 15, यहाँ पर 3 बचेगा, और फिर हो जाएगा 5 सते 35, 2 बचेगा, 50 25। अब दोस्तों यहाँ से काटेंगे अगर आप 50 25, 5 से फिर इसको काटिए, 5 दूना का 10 हो जाएगा, कितना 5 दूना का 10, 5 सते 35, 5 तिया 15, इतना हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लग रहा है कि गलत हुआ है कुछ। यहाँ से दोस्तों फिर से हम काटते हैं, इसको काटने में लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है। यहाँ से दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से मानेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ से, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 68 75, क्या लिखेंगे 68 75, और गुने में दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटा में दोस्तों कितना हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125, और 25 चौका हो जाएगा 100। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक बार में, और यहाँ पे बचेगा 1 तो हो जाएगा 5 तिया 15, फिर बचेगा 3 तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, और यहाँ पे फिर बचेगा दोस्तों कितना 2, और फिर 50 25, यानी कि 1375 गुने 4 आप कर लीजिए। तो 1375 गुने 4 अगर आप करेंगे तो 5 चौका 20 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30 हासिल 3, और 13 चौका 52 और 3 कितना हो जाएगा 55, यानी कि दोस्तों 5500 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो 5500 रुपये आया है ये मेज का क्रय मूल्य आ गया है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 49 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस पर 20% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य, क्या है अ से आपका अंकित मूल्य हो गया, और अंकित मूल्य जो है वो दोस्तों क्रय मूल्य से क्या है 60% अधिक है। तो 60% का बट्टा मान दोस्तों कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, 2 बटा में 5 होगा, क्या हो जाएगा 2 बटा में 5। और क्रय मूल्य से 60% अधिक कौन है, अंकित मूल्य, यानी कि दोस्तों अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है 7 है, कितना है 7 है। अब बोला गया है कि यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ बताइए। तो मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों हम 00 लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 700 आपका अंकित मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य दोस्तों 500 रुपये हो गया। क्योंकि दोस्तों 20% निकालने में आसानी होगा, इसलिए दोस्तों हमने 00 लगा दिया है। फिर बोला गया कि यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो यही 700 रुपये का वस्तु है, और इसको दोस्तों 20% की छूट दी जाती है, तो बेच कितना में रहा होगा 80% पर बेच रहा होगा, यानी कि 2 0 से 2 0, यानी कि वस्तु को कितना में बेच रहा होगा 560 रुपये में, कितना 560 रुपये में। तो दोस्तों आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या है, तो हमने दोस्तों 500 रुपये में वस्तु को खरीदा है और 560 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 60 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना पे लाभ हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 500 रुपये पर लाभ हो रहा है, और प्रतिशत में पूछा गया है तो आप प्रतिशत का साइन लगाएंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे 12 बार में, तो दोस्तों 12% लाभ हो रहा है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर से दोस्तों इसको देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों गलत हुआ है, यहाँ दोस्तों हमने जो फ्रैक्शन बदला है वही आपका गलत है। जैसे बोला गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब MRP यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोस्तों इसके बाद बोला गया है CP, तो CP से दोस्तों क्या है 60% अधिक है। 60% का बट्टा मान दोस्तों कितना होता है, आप निकालेंगे तो यहाँ से हमने गलती कर दिया था, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी कि अगर CP 5 रुपये है तो MRP उस पर दोस्तों 60% अधिक है, यानी कि MRP उस पर कितना है 8 रुपये है, कितना है 8 रुपये।
अब दोस्तों हमको क्या करना है कि दोनों तरफ डबल जीरो लगाना है, क्योंकि दोस्तों 20% छूट दे रहा है। तो अगर आप 8% 8 का 20% निकालेंगे तो थोड़ा जो है पॉइंट में आएगा, इसलिए दोस्तों हम दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ डबल जीरो लगा लेते हैं और इधर भी डबल जीरो। अब आसान हो गया। अब MRP पे क्या करता है कि 20% का छूट दी जाती है। तो दोस्तों 800 का 20% अगर आप निकालेंगे तो चलिए निकाल लेते हैं। 20% छूट दिया जाता है तो बेच कितना में रहा होगा 80% पे। और दोस्तों सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 88 64, यानी कि 640 रुपये में बेच रहा है। यानी कि 500 रुपये का सामान है और आप 640 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ कमा रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि हम जो है 140 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। कितना? 140 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितना पे? तो 500 रुपये पे। अब प्रतिशत में पूछा गया है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। अब काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। इसको काटेंगे तो 5 दूना का 10, 5 अठे 40, यानी कि दोस्तों कितना का लाभ आप कमा रहे हैं? 28% का, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वहाँ पर जो हमने फ्रैक्शन बदला था वो दोस्तों फ्रैक्शन आपका गलत हो गया था, जिसके कारण दोस्तों आपका आंसर नहीं आ पाया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 50 दिया गया है। क्या बोला गया है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो दोस्तों कितना होता है? तो 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh होता है। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले पर आपको पुट कर देना है। 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और दोस्तों आर आपका दिया गया है। त्रिज्या दोस्तों कितना दिया गया है? तो त्रिज्या आपका 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों त्रिज्या आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 70। और दोस्तों आपका क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है 14। सब सेंटीमीटर में है, आपको ध्यान में रखना है। 7 से इसको काटेंगे 10 बार में। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 दूना 44, 44 का 10 गुना तो 440, और 440 गुने 14 कर देंगे तो 440 गुने 14 अगर आप करेंगे तो आपके पास दोस्तों कितना निकल कर आ जाएगा? तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न कब बनता? जब आपको फार्मूला याद है। तो दोस्तों आपको फार्मूला भी याद करके रखना है। कुछ दोस्तों आपके मेंसुरेशन के भी प्रश्न जो हैं SSC GD में ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 51 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? 9000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रिंसिपल का मान दिया गया, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। आपका प्रिंसिपल दिया गया, कितना दिया गया? 9000 दिया गया है। और 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं 12 महीने के लिए। तो दोस्तों हम अर्धवार्षिक पर निकाल लेते हैं, यानी कि दोस्तों हम छमाही पर निकाल लेते हैं। तो छमाही पर अगर आप निकालेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ से दोस्तों 6 महीना पर 2 बार 2 किस्त हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 2 ईयर। कितना? 2 ईयर, यानी कि 2 किस्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप निकालेंगे आर, तो आर भी दोस्तों आधा हो जाएगा, यानी कि 80% है तो क्या हो जाएगा? 40% होगा, यानी कि दोस्तों ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों हमको ब्याज निकाल लेना है टोटल। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों आप सक्सेसिव से निकाल सकते हैं 2 साल का। तो 40% पहले साल और अगला भी 40%। और दोस्तों क्या होता है सक्सेसिव? A+B और AB बटा में 100, यानी कि 40 × 40 और बटा में क्या होता है 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80 और प्लस 10 से 10, 10 से 10, 6 चौका 16, यानी कि दोस्तों कितना आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 96%। कितना? 96%। तो यही दोस्तों आपको क्या करना है? इस 9000 का 96% निकाल देना है। इस 9000 का 96% निकाल देंगे, आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से गुना करेंगे, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 हो जाएगा 86, यानी कि दोस्तों कितना आ गया? 8640 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 52 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको स्क्वायर कर देना है। A² + B² का पर भी कर सकते हैं आप, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आपका 0.1 है। क्या है? 0.1 है और गुने 0.1 करना है, ये ऐसे करना है। इसके बाद प्लस में यहाँ पे दोस्तों 0.01 और इसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई करना है 0.01। अब यहाँ पे दोस्तों गुना करेंगे तो 1 1
2 है, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, इतना आएगा। और यहाँ दोस्तों 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 1 अंक, 1 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों इसको जोड़ लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इसको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.01, जोड़ना है 0.0001। अब दोस्तों 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0.0। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 53 दिया गया है कि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया? 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 6 गुने CP लिखेंगे, और 5 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि 5 गुने SP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 गुने SP। अब दोस्तों CP और SP का आप रेशियो निकालेंगे, तो हमने जब बताया था कि जब इस तरीके का कंडीशन रहे तो इधर उधर हो जाता है ना, कि CP का मान 5 हो जाएगा, वो SP का मान कितना हो गया? 6। यानी कि 5 रुपये में खरीदे हैं और 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितना का लाभ हो रहा है? तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। CP हमेशा बट्टा के नीचे होता है, तो CP कितना है? 5 है। और प्रतिशत में पूछा गया है, तो आप क्या कीजिए? 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से भाग करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना का 10, 1 0, यानी कि 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% के छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम इसको एकदम साधारण से आपको समझाएंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। बोला गया है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका यानी कि CP जो रहा होगा, मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा। कितना? 100 रुपया। लेकिन दोस्तों वह MRP उस पर जो चिपकाता है, यानी कि MRP जो उस पर अंकित करता है 50% अधिक, यानी कि 100 का सामान था वो 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 150 रुपये अधिक अंकित करता है। फिर बोला जा रहा है कि 20% का छूट देता है, यानी कि इस MRP पर अगर आप 20% छूट निकालेंगे तो 150 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5, यानी कि 30 रुपये, यानी कि बेच रहा होगा कितना में? वो 120 रुपये में। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि लाभ इसको कितना हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि 100 रुपये का सामान था, अब 120 रुपये में वो बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितना पे? तो 100 रुपये पे, और गुना में 100 कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। 100 से 100 खत्म, यानी कि बोलेंगे कि 20% का लाभ कमा रहा है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 55 दिया गया है। 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है और उसका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा? तो दोस्तों LCM निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। LCM बराबर दोस्तों क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में दोस्तों HCF। अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि HCF बताओ, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया गया है, और दोस्तों आपको क्या कर देना है? यहाँ पे LCM कर देना है। अब दोनों फार्मूला को देख लीजिए, जो निकालना है वो पुट कर दीजिए। पहले ही दे दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है, यानी कि इसका मान दे दिया गया है कितना? 720 दे दिया गया है। और HCF आपका दिया गया है, HCF कितना दिया गया है? 4। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? LCM निकाल लेंगे। 4 से इसको काटेंगे तो एक बार में 4, 3 बचेगा, 4 8 32 0 180। तो LCM कितना हो गया? 180, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 56 दिया गया है कि एक गोले की त्रिज्या 50% तक वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों गोले का आयतन आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों बता दो कि गोले का जो आयतन होता है वो दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ये गोले का दोस्तों आयतन। क्या होता है? तो ये आपका गोले का आयतन होता है, आपको ध्यान में रखना है। गोले का आयतन होता है दोस्तों कितना? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या दोस्तों 50% बढ़ा दी जाती है। 50% का बट्टा मान होता है 1/2, यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि अभी जो त्रिज्या उसका रहा होगा वो त्रिज्या अभी मान लेते हैं कि 2 रहा होगा, तो दोस्तों उसका जो नया त्रिज्या हो जाएगा वो 50% बढ़ जाता है, यानी कि 3 हो जाता है।
अब दोस्तों यहाँ से अगर आप आयतन निकालेंगे तो आयतन दोस्तों 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। यानी कि दोस्तों पहले आयतन 8 था तो अब आ रहा है 27। कितना आ रहा है 27। तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो 27 में से अगर आप 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19। कितना हो जाएगा 19। अब कितना से हुआ है, तो 8 से हुआ है। अब दोस्तों इसमें क्या कीजिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों अगर आप काटेंगे तो 4 दूना का 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में। अब इसको काटेंगे तो 12.5। अब दोस्तों 19 में 12.5 से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 237.50% आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 57 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x y का मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x का बोला गया है 45%, तो हम लिख लेते हैं 45%। क्या लिख लेते हैं 45% बराबर y का बोला गया है 15%। अब ये दोस्तों आपस में बराबर है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे बराबर का साइन लगाया है। आपसे पूछा गया है कि x अनुपात y का मान निकालिए। तो दोस्तों यहाँ से प्रतिशत खत्म। 5 से इसको काटेंगे 9 बार में, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में। अब दोस्तों हमारे पास क्या निकल कर आ गया, x गुने 3 और यहाँ आगे दोस्तों आ गया y गुने 1। हमने बताया कि जब ऐसा कंडीशन रहता है तो मान बदल जाता है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x अनुपात y का मान कितना आ गया 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 58 दिया गया है। 32 के पहले के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 32 से पहले अभाज्य संख्या को हम लिख लेते हैं। पहला अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। इसके बाद 4 नहीं होगा 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा 7 होगा, फिर 7 के बाद दोस्तों 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 11 होगा। 11 के बाद दोस्तों आपका 13 हो जाएगा। कितना 13 के बाद दोस्तों 17। कितना 17 और प्लस में 19 हो जाएगा। 20 नहीं होगा 21 नहीं होगा 22 नहीं होगा 23 होगा। 23 हो गया। 24 25 26 27 28 29 होगा। 29 के बाद दोस्तों 30 31 हो जाएगा। फिर 32 33 34 35 35 से आगे जाना नहीं है। अब दोस्तों सभी का औसत निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, औसत। तो दोस्तों हम यहाँ से गिन लेते हैं कि इतना संख्या हो गया। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से आपको डिवाइड कर देना है। सभी को दोस्तों हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 17 और 11। इसको दोस्तों ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ से दोस्तों जोड़ेंगे तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10 10 3 13 13 और 9 कितना 22 22 7 29 29 और 3 29 और 3 32 32 1 33 33 7 40 40 5 45 45 और 3 48 48 और 2 50। कितना 50 50 का जीरो हासिल हो जाएगा 5। अब जोड़ेंगे 5 3 8 8 2 10 10 2 12 1 13 13 1 14 14 1 15 15 1 16। कितना हो गया 16, यानी कितना हो गया 160। अब बटा में दोस्तों कितना हो गया 11। अब दोस्तों यहाँ से आप भाग करेंगे तो एक बार में 11 लगेगा, 5 बच जाएगा, फिर 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 चौक 44, फिर 6 बचेगा तो 0 हो जाएगा। 11 पचे 55। कितना हो जाएगा 11 पचे 55। फिर दोस्तों 5 बजेगा तो फिर हो जाएगा 11 चौक 44। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया 14.54 जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 59 दिया गया है। क्या प्रश्न आप प्रश्न संख्या जो है आपका 59 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, स्वप्रिली 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 118/17 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि रेवती जो है क्या है, रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोस्तों दोनों मिलकर काम दोस्तों 17 दिन में करते हैं और सर्वप्रिल जो है वो 16 दिनों में एक सोफ़ा को बना सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्क ऊपर में दिया गया है कितना 128 वर्क है। कितना 128 वर्क है। और दोस्तों सर्वपल्ली जो है काम को 16 दिन में करती है। कितने दिन में 16 दिन में करती है। तो दोस्तों इसका कैपेसिटी अगर आप निकालेंगे तो टोटल वर्क में अगर आप एक दिन का यूनिट से अगर भाग देंगे तो दोस्तों एक दिन का काम करने की क्षमता निकल कर आ जाएगा कितना 8।
और दोस्तों दोनों का मिलाकर 17 दिन दिया गया है। क्या दिया गया है कि सर्वपल्ली और रेवती दोनों मिलकर दोस्तों 17 दिन में काम करते हैं। कितना दिन में? 17 दिन में काम करते हैं। ये दोनों को मिलाकर दिया गया है और ये इसका सिंगल दिया गया है, किसका? सर्वपल्ली का। तो दोस्तों अगर आप निकालेंगे किसका वर्क हम निकालेंगे तो दोस्तों रेवती का अगर कार्य क्षमता निकालेंगे तो अगर आप 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यानी कि एक दिन में 9 यूनिट काम करती है रेवती। कौन? रेवती। तो पूरा काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा? तो 128 में आप क्या कीजिए? 9 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो एक बार में दोस्तों कितना आ जाएगा? 128/9 ही आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हम अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।